डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। काफ़ी लंबे टाइम बाद में ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। कुछ टाइम से बिजी चल रहा था, एग्जाम प्रिपरेशन थी, बहुत सारे एग्जाम और फैमिली। सो पिछला जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था लगभग 3 महीने पहले मैंने वो लेक्चर अपलोड किया था। और यहाँ पे मैंने आपको इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्ट कैसे किया गया, कैसे बनाया गया, कौन कौन उसके मेंबर थे, कितना समय लगा। दैट्स ऑल आई टॉट यू। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी उसके क्या क्रिटिसिज्म है, कैसे उसकी आलोचना की गई है, हम इसके बारे में जानेंगे। एंड मे बी देयर इज अ चांस इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर देना चाहते हो, इसमें से इस टॉपिक में से वन वर्ड में या फिर आप ये कहोगे कि एक पूरा सेंटेंस आता है और उस सेंटेंस के बाद में लिखा रहता हु सेड दिस। ठीक है, मतलब कि क्रिटिसिज्म जो किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो फिर उसमें डायरेक्ट वन वर्ड में पूछ लेता है। तो ये आपके दोनों, आप देखोगे दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर यू टॉक अबाउट यूपीएससी और वेदर यू टॉक अबाउट यूजीसी नेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आलोचना की गई थी? सबसे पहले क्या कहा? नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब किसी ने कहा प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ, तो कहना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, अब ये कैसे हुआ? देखो, द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये पूरे के पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो समझो। अब यहां पे ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इट्स मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो, पहला क्रिटिसिज्म है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो भारत के सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, भारत के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट ही नहीं लागू था। ठीक है, नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? इसका मतलब ये होता है दोज पीपल हु आर अबव 18 दे कैन कास्ट देयर वोट। हालांकि उस समय 21 साल था, फिर 1987 में लॉ बनाया गया और फिर 18 ईयर कर दिया गया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड हियर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जो लोग के पास लैंड थी, जमीन था, दोज हु आर एजुकेटेड, जो एडुकेटेड थे, एंड दोज हु पे टैक्स, दीज पीपल कैन कास्ट देयर वोट। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार था। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते जिनके नाम पे जमीन थी, जो लोग पढ़े लिखे थे और जो टैक्स पे किया करते थे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। अभी देखो क्या है कि 18 साल के ऊपर जो कोई भी पर्सन है जिसका वोटर आईडी बना हुआ है, वो हर कोई व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है। पढ़ा लिखा है नहीं है ये मैटर नहीं करता, टैक्स पे कर रहा नहीं कर रहा, जमीन है नहीं, ये सब मैटर नहीं करता। 18 साल का होना चाहिए वो टैक्स कह रहा हूँ, वोट दे सकता है। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत के सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नियुक्त नहीं किया था या फिर उसके मेंबर्स को नियुक्त नहीं किया हुआ था। ये भारत के सभी लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सभी लोगों की डिमांड यहाँ पे नहीं रखी जा पाएगी। तो पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया। नाउ व्हाट वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसिज्म? नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र। बहुत लोगों ने कहा ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, स्वतंत्र बॉडी नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझो। द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, आजाद नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। रीजन क्या था? एज इट वॉज क्रिएटेड बाय प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रपोजल के आधार पे हमने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल आया हुआ था कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करिए और आप अपने देश का संविधान बनाइए।
ठीक है। तो बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि अरे यार, आपने तो खुद से सोचा नहीं कि आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करनी है, आपको अपने देश का संविधान लिखना है। ये प्रपोजल तो किसने दिया हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब इसका एक सबसे बड़ा रीजन दोस्तों क्या है कि हमारे ऊपर तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म का आप देखोगे तो वहां पे पाया जाता है ना? तो वही तो हमने भी अपनाया। कई बार ऐसा क्या होता है, हम दूसरों को देख करके वही काम करते हैं। ठीक है ना? तो इनका कहना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था, इसीलिए सॉवरेन बॉडी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, आपका भी ये विचार नहीं है, आपने खुद से नहीं सोचा हुआ है ना? ये चीजें आगे क्या कहते हैं, दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं कि असेंबली ने अपने सेशंस भी हेल्ड किए हुए थे। जितने भी सेशंस हुए, वो सारे के सारे सेशंस कैसे हेल्ड हुए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई इस दिन सेशन हेल्ड करो, तो हमने उस दिन सेशन हेल्ड कर लिया। तो इसलिए कहा गया कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। यहाँ पे एक रीजन क्या कि पहले तो हमने आइडिया लिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमको फॉर्म करनी है, हमें एक संविधान बनाना है। ये प्रपोजल दिया ब्रिटिशर्स ने, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब उन्होंने कहा इस दिन ऐसे ऐसे मीटिंग करो, तो हमने मीटिंग भी किया, इसीलिए कहा गया कि ये स्वतंत्र बॉडी नहीं है। नाउ थर्ड, थर्ड में देखो कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ज्यादा समय लगा। अगर आप देखोगे 2 years 11 month 18 days, इतना समय लगा भारत के संविधान को बनाने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन, राउंड फिगर में आप 3 years कह सकते हो। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक अनडली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनका ये कहना है कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने बहुत समय लिया हुआ संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने में। दे हैड टेकन लॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया हुआ। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर देखोगे, दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क। अब इनका ये कहना है कि अमेरिका का जो संविधान बना, तो उन्होंने सिर्फ 4 महीने का समय लगाया हुआ था। अब अमेरिका के संविधान से कंपेयर कर रहे हो, कहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल और कहाँ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में 18 आर्टिकल, है ना? कितनी बड़ी बात हो गई। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि इनका ये कहना था कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सिर्फ 4 महीने लगे हैं। तो इनका ये कहना है कि हमने बहुत ज्यादा समय लिया। पर देखो ना, कहाँ 395 आर्टिकल, कहाँ 18 आर्टिकल, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। अब देखो इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि नजरुद्दीन अहमद एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये भी सदस्य थे। उन्होंने क्या कहा है, ड्राफ्टिंग कमिटी को उन्होंने एक नया नाम दिया, ड्रिफ्टिंग कमिटी। अब देखो यहां से डायरेक्ट यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन बन सकता है, हु कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्रिफ्टिंग कमिटी। ठीक है ना? कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ड्रिफ्टिंग कमिटी किसने किया है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक नाम तो बहुत ज्यादा आता है, ग्रीन वाइल ऑस्टिन का, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जैसे इन्हीं का नाम है नजरुद्दीन अहमद, वो आ जाएंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको ध्यान देना है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 3-4 साल का पेपर उठाओगे तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया ऐसे टॉपिक से, है ना? यहाँ पे देखो नजरुद्दीन अहमद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी को ड्रिफ्टिंग कमिटी का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई संविधान बनाने की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 395 आर्टिकल हमारे यहाँ, 18 आर्टिकल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके आधार पर क्रिटिसाइज किया, मतलब सोचने वाली बात होती है। ठीक है, चलो थर्ड देखो क्या, फोर्थ क्या है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। बहुत लोगों का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको कांग्रेस ने डोमिनेट करके रखा था। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी। क्रिटिसर्स जो थे, आलोचनाकार जो थे, उनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको कांग्रेस ने डोमिनेट करके रखा था। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कांग्रेस का दबदबा बहुत ज्यादा था। ग्रीन वाइल ऑस्टिन, यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको नाम बताया था, इनका देखो नाम आ ही गया है। तो इन्होंने क्या कहा है वो देखो, ग्रीन वाइल ऑस्टिन क्या कहना है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इनका नाम कई बार आता है, इन्होंने बुक्स भी बहुत सारी लिखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक बुक लिखी है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। इनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक पार्टी बॉडी थी,
यानी एक ही पार्टी के बहुत सारे लोग उसमें थे, या फिर इसेंशियली आप कह सकते हो वन पार्टी कंट्री, कि देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी उस समय पे चल रही थी, और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। है ना, काफी ज्यादा दबदबा था भाई। असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, ये कथन ध्यान रखो। उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वन पार्टी बॉडी थी, वन पार्टी कंट्री थी, असेंबली ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंडिया है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी से नेट में पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखो यहाँ पे कि उनका कहना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वन पार्टी बॉडी थी, वन पार्टी कंट्री है, इसी प्रकार से असेंबली ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। मतलब सोचो जैसे अभी बीजेपी का दबदबा है ना, उस टाइम पे कांग्रेस का हुआ करता था। इसने, इस बंदे ने क्या कहा कि भाई कांग्रेस जो है वही असेंबली है और कांग्रेस ही इंडिया है, इन्होंने ऐसा कहा हुआ। तो नाम ध्यान रखना, बहुत बड़ा कथन है, बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो चौथा क्रिटिसिज्म ये हो गया। पांचवा देखो, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। इसमें बहुत से लॉयर थे, बहुत से पॉलिटिशियन थे, मतलब लॉयर और पॉलिटिशियन ने डोमिनेट करके रखा हुआ था, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर एंड पॉलिटिशियन। इनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ज्यादातर मेंबर थे, या तो वो लॉयर थे, वकील थे, या फिर नेता थे, पॉलिटिशियन थे। दे पॉइंटेड आउट दैट अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेटेड। देखो, अगर लॉयर ही आ गया है, पॉलिटिशियन ही आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो संविधान का निर्माण कर रहे, जो देश के लिए नियम कानून बना रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ लॉयर हैं और पॉलिटिशियन है, मजदूर वर्ग कोई है ही नहीं, व्यापारिक वर्ग कोई है ही नहीं। तो इनका क्या कहना है कि ये पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी सभी वर्ग के लोगों के, मतलब सोसाइटी के जो कई वर्ग होते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं, मान लो रिच है, मिडिल क्लास है, पुअर है, तो सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, ठीक है ना। दिस टू देम इज द मेन रीजन फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, संविधान जब आप पढ़ोगे, इफ यू हैव अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप उसमें देखोगे बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज किए गए जिनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो उसका मीनिंग बिना गूगल किए समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि यही मेन रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है ना। 395 आर्टिकल, इतने सारे मतलब अनुच्छेद उसमें भर दिए कि कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की गई है। मतलब क्या, आप ये कहो बहुत कठिन या फिर जटिल लैंग्वेज यूज की गई है, ऐसी भाषा जो सामान्य लोग समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गया। अब लास्ट में देखो क्या है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज है ना, हिंदूज के द्वारा डोमिनेट किया गया। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कुछ लोगों का ये कहना है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने ज्यादा मेंबर थे वो हिंदू लोग थे, उनका ये कहना है ना। इसी में अगर देखोगे तो इनका एक कथन है लॉर्ड विस्काउंट साइमन का, लॉर्ड विस्काउंट साइमन का, इन्होंने क्या कहा, इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज। जैसे ऑस्टिन ने क्या कहा कि कांग्रेस ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इंडिया ही कांग्रेस है। तो साइमन ने क्या कहा है, इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज, ये हिंदू लोगों की बॉडी है। इस पे ज्यादातर लोग कौन थे, हिंदू लोग थे, ठीक है। सिमिलरली, विस्टन चर्चिल कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। विस्टन चर्चिल उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या कहा, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को, और वो कम्युनिटी कौन सी थी, हिंदू कम्युनिटी, ठीक है ना। ये विस्टन चर्चिल ने कहा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने क्या कहा कि ये बॉडी किसकी है, हिंदूज की बॉडी थी, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उन्होंने क्या कहा, हिंदूज की बॉडी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गाइज। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, आपके लेक्चर पसंद आता है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, फिर 11th 12th में, जिन्होंने ह्यूमैनिटी आर्ट का सब्जेक्ट चूज किया हुआ था, आप उन सभी को शेयर कर सकते हो। देखो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ना, जो उनको भी कर सकते हो, क्योंकि तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया गाइस, काफी लंबे टाइम बाद वीडियो अपलोड किया हूँ, बट नाउ यू विल गेट कंटिन्यूसली वीडियोस, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली लेक्चर शूट करूंगा, उनको अपलोड करता रहूंगा।
और मैं इंडियन लक्ष्मीकांत जो पॉलिटिक्स को ज़रूर खत्म करूँगा और कुछ टाइम बाद इकोनॉमिक्स जो लेक्चर है, वो भी इसमें अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों? स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन।